बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात मैं वैभव के साथ वेनम लेकर निकला था हरदोई के एक अस्पताल के लिए। पर उस रात मौसम बहुत ही खराब था। आसमान में रह रहकर बादल गरज रहे थे और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। और बाइक पर बैठे हम दोनों आपस में यही बात कर रहे थे कि बस ये मौसम अस्पताल पहुंचने तक ऐसा ही बना रहे। पर ऐसा होने वाला कहाँ था। अभी मेरे मुंह से यही निकला था कि वो हल्की ठंडी हवाएं एकदम से तेज होने लग गईं और फिर देखते ही देखते तूफान में बदल गई, जिसके चलते मुझे बाइक हाईवे के साइड में लगानी पड़ी। अभी मैंने बाइक साइड में रोकी थी कि तभी मोटे मोटे ओले बरसने लगे। बरसते ओलों से बचने के लिए जब मैंने आसपास में देखा तो कुछ दूर एक घर दिखा। उस घर के दिखते मैं वैभव के साथ उस घर की तरफ भागा। पर इससे पहले हम दोनों उस घर तक पहुंच पाते कि तभी उस घर का दरवाज़ा खुला और एक आदमी दिखा जो इशारे से हमें घर के अंदर बुला रहा था। और फिर जब हम दोनों उसके पास पहुंचे तो उस आदमी ने बड़े प्यार से बोला, चलो जल्दी भीतर आ जाओ। उस आदमी के ये कहते ही हम दोनों उस घर के भीतर गए। अभी हम दोनों घर के अंदर ही आए थे कि तभी उस आदमी ने किसी को आवाज़ देते हुए कहा, अरे गौरी, ज़रा इन बच्चों के लिए तौलिया और पीने के लिए चाय तो ले आना। ये कहने के बाद उस आदमी ने हमें वहां लगी कुर्सी पर बैठने को बोला। अभी मैं और वैभव कुर्सी पर ही बैठे थे कि तभी मेरी नज़र सामने पड़ी और मैं अंदर से कांप उठा। दरअसल सामने एक लड़की तौलिया लिए खड़ी थी, पर उसके माथे से इस कदर खून बह रहा था कि मानो उसका सर फटा हो। साथ ही जब मैंने उसके हाथों पर गौर किया तो उसकी सीधे हाथ की एक उंगली की हड्डी साफ साफ दिखाई दे रही थी। पर इतनी दर्दनाक हालत में होने के बावजूद उस लड़की के चेहरे पर दर्द का कोई भी भाव नहीं था। पर मेरी हवा टाइट हो गई थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि यहाँ पर आने की जगह 2-4 ओले की मारी झेल लेता तो अच्छा ही रहता। पता नहीं अब आगे क्या होगा। चूंकि मैं अंदर से काफ़ी डर गया था, तो ऐसे में जब उस लड़की ने मेरी ओर तौलिया बढ़ाया तो डर के मारे मैंने तौलिया लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाने की बजाय उस लड़की को घूरता रहा। और जब वैभव ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, अरे सुशील भाई, तौलिया तो ले लो। और जैसे ही मैंने वो तौलिया पकड़ा तो वैसे ही वैभव बोला, सुशील भैया, अस्पताल जल्दी पहुंचना होगा, नहीं तो वो मरीज नहीं बचेगा। वैभव के ये बोलते ही जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मैंने पाया कि वो भी मेरे जितना ही डरा हुआ है और इसी डर की वजह से यहाँ से निकलने के लिए ये अस्पताल की बात कह रहा है। वैभव का इशारा समझते ही मैंने उस आदमी से कहा, अच्छा जी, आपका धन्यवाद। अगर हम दोनों टाइम पर अस्पताल नहीं पहुँचे तो वो मरीज़ बचेगा नहीं, इसलिए हमें तुरंत ही निकलना होगा। मेरे ये कहते ही उस आदमी ने बोला, अरे ऐसी बात है तो आप लोग तुरंत ही निकल जाइए, इससे पहले देरी हो जाए। पर इस घर के निकलने से पहले इतना देख लें कि इस घर का कुछ भी चीज़ आपके पास ना हो, नहीं तो आपको ही बाद में परेशानी होगी। उस आदमी के ये बोलते ही वैभव बोला, क्या सर, हम भला यहाँ से कुछ भी लेकर क्यों जाएंगे। इतना बोलकर वैभव कुर्सी से उठा और घर से बाहर निकल गया। और उसके निकलते ही मैं भी उस घर से बाहर निकल आया। घर से बाहर निकलने के बाद हम दोनों दौड़े अपनी बाइक की तरफ। वैसे तो अभी भी आसमान से ओले बरस ही रहे थे, पर अब हमें ओलों से नहीं बल्कि उन घर वालों से डर लग रहा था। खैर, हम दोनों फटाफट बाइक पर बैठे और वहाँ से बड़ी तेज रफ्तार में निकल गए। उस वक्त हम दोनों इतना ज़्यादा डरे हुए थे कि हम दोनों ही घर से निकलने के बाद उन लोगों के बारे में बात तलक नहीं की, क्योंकि हम दोनों का ही पूरा ध्यान वहाँ से जल्द निकलने पर था। और फिर जब हम दोनों वहाँ से काफ़ी दूर निकल आए तब जाके वैभव बोला, सुशील भाई, ये कहाँ फंस गए थे हम। आपने देखा ना, उस लड़की के माथे से खून रिस रहा था और इसके बावजूद भी वो बड़े आराम से तौलिए को लेकर खड़ी थी। कहीं उस आदमी ने उस लड़की को बाधक तो नहीं बना रखा है। आप बोलो तो पुलिस वालों को इसकी खबर दे दें। वैभव ने जब पुलिस की बात छिड़ी तो मुझे भी लगा कि यही सही रहेगा, और ये सोचकर हमने रुख किया हरदोई कोतवाली का, जो 5 किलोमीटर दूर था वहाँ से। अब तक मौसम का मिजाज भी नरम पड़ चुका था। और फिर जैसे अगले कुछ मिनटों में हम कोतवाली पहुँचे तो वहाँ हमें सिर्फ एक कांस्टेबल मिला जो नींद में डूबा हुआ था। साथ ही एक बूढ़ी औरत जो वहीं एक बेंच पर बैठी हुई अपने हाथ में एक तस्वीर लेकर उसे निहार रही थी। खैर, जब हमने उस कांस्टेबल को नींद से जगाने की हिमाकत की तो वो कांस्टेबल हम पर भड़कते बोला, क्या है, क्यों आए हो यहाँ पर। जिस पर मैंने उस पुलिस वाले को बड़े प्यार से बोला, सर, वहाँ एक लड़की को किसी आदमी ने बंधक बनाया हुआ है, उस लड़की के माथे से खून भी निकल रहा है।
अभी मैं उस कांस्टेबल को पूरी बात ही बता रहा था कि इतने में ही वो बूढ़ी औरत जो बेंच पर बैठी किसी तस्वीर को निहार रही थी कि एकदम से वैभव पर झपट पड़ी और उसका कॉलर दबोचते बोली, यही वो है जिसने मेरी बेटी को गायब किया है, इसे पकड़ लो साहब। उस बुढ़िया की ये कहते वैभव तिलमिला उठा और उस बुढ़िया को दूर धकेलते बोला, तू पागल है क्या बुढ़िया, जो ये सब बकवास कर रही है, और मैं क्यों तेरी बेटी को गायब करूंगा। अभी वैभव बोल ही रहा था कि वो बुढ़िया बोली, अच्छा तो ये जो झुमका तेरी जेब से लटक रहा है ये तेरे पास कैसे आया? ये झुमका मेरी बेटी करुणा का है, ये देख इस फोटो में। फिर जब उस बुढ़िया ने हमें वो फोटो दिखाई तो मैं और वैभव दंग रह गए, क्योंकि झुमके और झुमके पहनी लड़की ये वही लड़की थी जो अभी हम दोनों को उस घर में मिली थी। और जब हम दोनों ने ये बात उस कांस्टेबल को बताई तो वो बोला, तुम दोनों पागल हो क्या? ये जो लड़की जिसे तुम अभी देखने का दावा कर रहे हो आज से 7 साल पहले गायब हुई है, और हमने 2 साल तक पूरी छानबीन भी की है पर वो अभी तक नहीं मिली। ये बुढ़िया अपनी बेटी के चक्कर में हम पुलिस वालों के लिए आफत बनी हुई है। अभी वो कांस्टेबल अपनी बात ही कर रहा था कि तभी मैंने कहा, पर हमारे पास झुमका भी तो है ना सर, जो उसी लड़की का है, तो एक बार आप उस घर पर चलकर देख लो तो हमारा भी भ्रम दूर हो जाएगा। दरअसल मैंने ये बात उस कांस्टेबल से जानबूझकर कही ताकि वो किसी तरह हमारे साथ उस घर की तलाशी लेने पहुंच जाए और किसी तरह उस मुसीबत में फंसी लड़की को मदद मिल जाए, चाहे वो लड़की इसी बुढ़िया की बेटी ही क्यों ना हो। फिर जब वो कांस्टेबल मेरी इस दलील पर सोचने लगा तो मुझे लगा कि अब काम बन जाएगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ सोचने के बाद वो कांस्टेबल हमारे साथ वहां पर जाने को राजी हो गया, और फिर उस बुढ़िया को वहीं थाने में छोड़कर हम तीनों वापस से उस घर के दरवाजे पर पहुंचे। और फिर जैसे ही कांस्टेबल ने वो दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाजे के खटखटाते ही उसी आदमी ने दरवाज़ा खोला जिसने हमें घर के भीतर बुलाया था। हम पर नज़र पड़ते ही वो आदमी बोला, तुम अभी भी यहीं हो? उस मरीज का क्या हुआ जिसके लिए तुम दवा लेकर जा रहे थे? अभी वो आदमी हमसे सवाल ही कर रहा था कि तभी वो कांस्टेबल बोला, पहले ये बताओ इतनी रात का ये मिट्टी क्यों खोद रहे हो? उस कांस्टेबल के ये कहते ही जब मैंने उस आदमी पर गौर किया तो मैंने पाया कि उसके पूरे कपड़े कीचड़ से सने हुए हैं। अभी मैं उस आदमी के कीचड़ से सने कपड़े देख रहा था कि तभी वैभव बोला, उस लड़की को बुलाओ जो तुम्हारे साथ थी। वैभव के ये कहते ही उस आदमी ने कहा, कौन सी लड़की, यहाँ तो मैं अकेला ही रहता हूँ बेटा। उस आदमी के ये कहते ही वैभव एक दफ़ा फिर से तिलमिला उठा और उस आदमी को पीछे धकेलते हुए उस घर में घुस गया और उस लड़की को आवाज़ लगाने लगा। वहीं मैं उस कांस्टेबल के साथ अभी भी दरवाजे पर ही खड़ा था। वैभव के घर के अंदर घुसते ही हम दोनों भी घुसे और अंदर उस लड़की की तलाश करने लगे, पर लाख तलाशने के बाद भी वो लड़की हमें कहीं नहीं मिली। और जब तलाशते तलाशते काफ़ी देर हो गई तो कांस्टेबल ने बोला, अपने दोस्त को बोलो चले यहाँ से। जब उस कांस्टेबल ने ये बोला कि अपने दोस्त को बुला लो तो मुझे ध्यान आया कि वैभव भी कहीं नहीं दिख रहा है। मैंने तुरंत ही उसे आवाज़ लगाना शुरू किया पर उसका कोई भी अता पता नहीं चल रहा था। फिर जब मैं उसे आवाज़ देते हुए घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकला तो एक गड्ढा दिखा, और जब मैंने उस गड्ढे में देखा तो उसमें वैभव की लाश पड़ी हुई थी। उसका सर 2 हिस्सों में कटा हुआ था। ये सब देखते ही मुझे इतना गहरा सदमा लगा कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। और फिर जब मुझे होश आया तो मैं भी उसी गड्ढे में औंधे मुंह पड़ा हुआ था, पर वैभव की लाश अब वहाँ पर थी नहीं, यहाँ तक कि वहाँ अब वो मकान भी नहीं था। मैं वहाँ से उठा और जब वापस हाईवे पर आया तो 2-4 लोग और कुछ पुलिस वाले किसी को घेरे खड़े थे। फिर जब मैं उनके पास गया तो सड़क के बीचों बीच मेरी बाइक पड़ी थी और ठीक उसके बगल में वैभव की लाश। मुझे नहीं मालूम कि उस रात हमसे क्या गलती हुई और हमारे साथ वो सब क्यों हुआ, पर यहाँ तक कि जब मैं दोबारा थाने पहुँचा तो वहाँ मुझे वो कांस्टेबल नहीं मिला जो रात को मिला था, जिस वजह से किसी ने भी मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। और जब मेरा मेडिकल किया गया तो मेरे खून में अल्कोहल की मात्रा पाई गई, जिस वजह से सब मेरी कहानी झूठ मान ली गई। पर दोस्तों, हैरानी वाली बात यह है कि मैं तो दारू पीता ही नहीं हूँ। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है आज की इस घटना के बारे में? क्या ये सब सुशील के दिमाग का फितूर था, या फिर जो कुछ भी उसने उस रात देखा और महसूस किया वो सब सच में सच था? तो अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको एक और बहुत ही डरावनी कहानी की ओर। दोस्तों, कोई आपका भी दुश्मन है क्या, या फिर आपकी भी किसी से कोई दुश्मनी हुई है? अगर हाँ तो मैं आपको बता दूं कि आप अभी से सतर्क और सावधान हो जाइए, क्योंकि आप नहीं जानते कि जिस इंसान से आपकी दुश्मनी है या फिर वो आपको दुश्मन मानता है,
तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। भले वो आपसे उस वक्त कुछ ना बोले, लेकिन वो शख्स आपको भुलाकर कभी भी अपने घिनौने काम को इतना बुरा अंजाम दे सकता है कि आप